हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सचिन सबलोग और इस मोबाइल ट्यूशन चैनल का जो मेन पर्पज़ है वो आप लोगों को 9th, 10th, 11th और 12th की स्टडी प्रोवाइड करवाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, 9th और 10th के लिए मैं आपको साइंस और मैथ पढ़ाऊँगा और 11th और 12th के लिए फिजिक्स और ओनली फिजिक्स पढ़ाऊँगा। देखो स्टूडेंट्स, 9th और 10th की जो साइंस और मैथ रहेगा, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी रहेगा, मैथ का कंप्लीट सिलेबस रहेगा, 10th का भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स कंप्लीट सिलेबस रहेगा। एनसीईआरटी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप 11th 12th में अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर जो आपका अभी से बेस बनना चाहिए उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं उन बुक्स को भी फॉलो करूँगा। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे का पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगा, टाइम टू टाइम कराऊँगा। और 11th और 12th के लिए मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी से इंस्पायर्ड हुए होते हैं। तो YouTube पर पढ़ाने का जो मुझे ख्याल आया तो मैं भी किसी ना किसी से इंस्पायर हुआ। तो जिन लोगों से मैं इंस्पायर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, उनके नाम मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। उनमें पहला नाम है प्रदीप क्षेत्रपाल सर का, दूसरा नाम है अलक पांडे सर का और तीसरा नाम है सुपर 30 वाले आनंद सर का। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे जो कुछ भी आता है मैंने सब इन्हीं लोगों से सीखा है और इनको जितना आता है उसका 1% भी मुझे नहीं आता। तो सोचो ये कितने महान लोग होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो प्रदीप क्षेत्रपाल सर की अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई। आई प्रे टू गॉड ही सोल रेस्ट इन पीस। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रदीप क्षेत्रपाल सर के बारे में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए उतना कम है। माय डियर स्टूडेंट्स, वो इस कंट्री के ऐसे पहले टीचर थे जिन्होंने यूट्यूब पर पूरे का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया, ताकि जो भी स्टूडेंट्स कहीं पर भी हो, चाहे उसके आसपास में कोई अच्छी कोचिंग नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन वो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो ये बात उसके लिए प्रॉब्लम ना बने। इस बात को देखते हुए सर ने बहुत पहले से YouTube पर 11th और 12th, स्पेशली दोबारा बोल रहा हूँ 11th और 12th की फ़िज़िक्स के सभी टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं। यदि आप 11th और 12th में हैं तो प्लीज़ अभी के अभी उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप उनके चैनल का नाम ट्यूटोरियल पॉइंट है। इसके अलावा सपोज़ करो जैसे 11th का फर्स्ट चैप्टर का नाम है फिज़िकल वर्ड, आप जस्ट लिखिए फिज़िकल वर्ड बाय प्रदीप सर, तो आपको वो प्रदीप क्षेत्रपाल सर का जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है उसकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, वो कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट डेप्थ में दिया हुआ है, आप उन सभी लेक्चर्स को देखिए। आई होप आपका जो भी एम है, आप चाहे सपोज़ करो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी उसके लिए ज़रूरी स्टडी मटेरियल है सर ने अपने चैनल पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और सर के 11th 12th की फ़िज़िक्स के सभी टॉपिक्स को वहाँ से आप देख सकते हैं, अपनी वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे जो दूसरे रोल मॉडल हैं उनका नाम अलक पांडे सर है। अलक पांडे सर के बारे में क्या बोलूँ, बहुत ही यंग टीचर है, बहुत एनर्जेटिक टीचर है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेस इन्होंने अचीव की है। इनके चैनल का नाम है फिजिक्स वाला। ये मोस्टली आपको नीट, JEE, IIT इन सब कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने लेक्चर प्रिपेयर किए हैं और सभी के सभी लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया ही नहीं, जितनी भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हिंदी को समझा जाता है या बोला जाता है, वहाँ पर सर इस समय छाए हुए हैं। आप प्लीज़ इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहने वाली है। और जो मेरे तीसरे रोल मॉडल हैं उनका नाम आनंद सर है। आनंद सर के बारे में भला कौन नहीं जानता। अभी थोड़े दिन पहले उनके ऊपर एक मूवी बनी थी जिसका नाम है सुपर 30। सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने आनंद सर का रोल प्ले किया था। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ना जाने ऐसे कितने लोगों को पढ़ाया जिनके लिए पढ़ना या स्कूल जाना सिर्फ एक सपना ही था, लेकिन इन्होंने उनको छांटा, उनको स्टडी के लिए प्रिपेयर किया, उनका खर्च उठाया, उनको पढ़ाया, अपना दिन अपनी रात सब कुछ उनको दिया। आज एज अ रिज़ल्ट वो सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ पे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जितने 3 लोगों के मैंने नाम लिए, प्रदीप सर, अलक सर और आनंद सर,
इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की, लेकिन इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इन्होंने किस तरफ ध्यान दिया कि वो स्टूडेंट्स जो दूर दराज किसी गांव या किसी छोटे शहर में बैठे हुए हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो एक बड़ी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ करें, कुछ बने, तो इन्होंने उन सब लोगों को ध्यान में रखा। अगर आप +1 +2 में हैं तो प्लीज़ इनके सभी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर उनको फॉलो कीजिए, आपको बहुत हेल्प रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, इतनी बातें करने के बाद मैं आपको आज 9th क्लास पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। देखो स्टूडेंट्स, 9th क्लास जो है ना, वो आपके करियर की, आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। पढ़ाना तो अभी मैं आपको 5 मिनट में स्टार्ट कर दूँगा, लेकिन मेरी आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप 9th क्लास में हैं, यहाँ से डिसाइड होगा कि आप लाइफ में क्या करते हैं, क्या बनते हैं। यदि आपने 9th क्लास को सीरियसली नहीं लिया, 10th क्लास को सीरियसली नहीं लिया, तो आप बिलीव कीजिए आपका 11th और 12th में बेस काफ़ी वीक रह जाएगा, जिसके लिए आपको वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटर है कि अभी आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप अभी के अभी 9th और 10th को बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि आपका जो फ्यूचर आएगा 11th और 12th, वहाँ पर जाकर आपको काफ़ी हेल्प रहे और ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ अगर आप 9th में हैं या 10th में हैं, तो आपसे मेरी ना एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने करियर के अंदर ना, मैं आपको 2 क्वालिटीज़ बताऊँगा, आप इन क्वालिटीज़ को ना अपने करियर के अंदर ऐड कीजिए, अपने कैरेक्टर में ऐड कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, इन क्वालिटीज़ को ऐड करते ही मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहने वाला कि आप 14 घंटे पढ़ो, नहीं मैं ऐसा भी नहीं कहने वाला कि आप मोबाइल चलाना छोड़ दो या खेलना छोड़ दो। आप ये सब काम करो, नो प्रॉब्लम। सब काम करते हुए भी आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिर्फ अपने कैरेक्टर में 2 क्वालिटीज़ को ऐड कर लीजिए। उनमें से पहली क्वालिटी है जो स्टूडेंट्स, दैट इज़ बी थैंकफुल। देखो स्टूडेंट्स, बी थैंकफुल का मतलब क्या है कि आप एहसानमंद रहिए, एहसान फरामोश मत बनिए। लाइफ की किसी भी स्टेज में कोई ना कोई शख्स किसी ना किसी रूप में, जैसे भी वो आपके काम आया है, उसने आपकी हेल्प की है, आप प्लीज़ उसके एफ़र्ट्स को, उसके सेक्रीफाइसेस को कभी मत भूलिए और अपने आप में ये बात पूछिए और ये बात अपने आप को समझाइए। बार बार ये बात अपने माइंड के अंदर स्ट्राइक करवाते रहिए कि नहीं, मेरी किसी ने हेल्प की थी और मुझे उसे कभी भी भूलना नहीं है। दूसरी बात, उस हेल्प से स्टूडेंट्स आप क्या सीखिए कि मुझे भी किसी की कभी लाइफ में हेल्प करनी है। पहली बात ये। दूसरी बात, सेट योर एम। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बोला आप 9th स्टैंडर्ड में हैं। 9th स्टैंडर्ड आपके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। तो स्टूडेंट्स, आज ही आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में करना क्या है, बनना क्या है। अगर आप आज ही ये बात सिलेक्ट कर लेंगे तो आप मेरी बात का भरोसा रखिए, आपने जो एम डिसाइड कर लिया वो पक्का एक दिन आप अचीव कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आप अपना एम सिलेक्ट करेंगे ना, इससे आपका टाइम बहुत अच्छी तरह से मैनेज होगा। और सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके दिमाग में यही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, चलो 9th 10th में मैं क्या करता हूँ, मैं सोशल स्टडी की तरफ ज़्यादा फोकस कर लेता हूँ, लेकिन पता लगा यार +1 में तो जाकर आपका माइंड चेंज हो गया कि मैं साइंस ले लेता हूँ। समझने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए बेटर है कि आज ही आप एक कागज़ पर लिख लीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे बनना है। उस चीज़ को डिसाइड करने से पहले आप जितना मर्जी वक्त ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, जितना मर्जी, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन जब आप एक बार डिसाइड कर लो ना कि मुझे ये बनना है, फिर पीछे मत हटना, फिर उस रास्ते पर चलना, खूब मेहनत करना। ठीक है, बेसिकली बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आज ही आप सिलेक्ट करो कि आपको करना क्या है, बनना क्या है। ऐसा करने से पता है क्या होगा, आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्या, आपको उस रास्ते पर चलना है। अभी आपको पता ही नहीं आपको रास्ते पर किस रास्ते पर चलना है, तो आप पहुंचोगे ही नहीं कहीं पर। जब आपको पता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, मेरी डेस्टिनेशन वहाँ पर है, फिर आप पहुंच जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आज ही आप अपना गोल सिलेक्ट कीजिए, आज ही अपने कैरेक्टर में आप ये क्वालिटी लाइए कि मुझे थैंकलेस नहीं बनना, थैंकफुल बनना है। इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 मोशन।
प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर है, डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया जाएगा आपको। बस आपको आने वाले आधा घंटा मेरे साथ जुड़े रहना है। माय डियर स्टूडेंट्स, बस आपसे मेरे को एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करनी है, फिर उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर पढ़ाते समय आप प्लीज़ इधर उधर डिस्टर्बेंस जो भी है उनको बंद कर दीजिए और एक सीक्वेंस में इस पूरे लेक्चर को देखिए। दूसरी बात, माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं आपको बोलूँ यहाँ पढ़ाते हुए कि अब पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तो आप ज़रूर से पॉज करना और उस क्वेश्चन को ट्राई करना। ऐसा करने से क्या हुआ, अगर क्वेश्चन निकल जाता है तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं निकलता फिर आपको पता लगेगा कि आप 2 स्टेप आप कर लिए, 3rd स्टेप पे आप जाकर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सॉल्यूशन तो वहाँ सामने रहेगा ही, मैं आपको करके दूंगा वो पूरा का पूरा क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले एक बार आप ट्राई करो। ट्राई करने से क्या होगा, पहला आपको पता लगेगा कि आप कहाँ अटक रहे हो, दूसरी बात आपको पता लगेगा आप क्या गलती कर रहे हो, तीसरी बात निकल जाएगा तो मोटिवेशन आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप और एनर्जी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करोगे। तो चलो, इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम चलते हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है मोशन। प्यारे बच्चों, मोशन। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि मोशन क्या होता है तो एक लाइन के अंदर आप क्या जवाब दोगे कि मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब चलना। कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो मोशन में है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अब इस बात को थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए और साइंटिफिक कीजिए, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्या है, यहाँ पर सपोज करो एक पर्सन है जिसका नाम है ए, ठीक है, और यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है बी। अगर ये पर्सन ए पर्सन बी के अकॉर्डिंगली हर सेकंड अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, मतलब बी क्या है, बी ए को देख रहा है या ए बी को देख रहा है। अब ए ने क्या किया, बी के रिस्पेक्ट में, बी यहाँ पर रुका हुआ है, सपोज कर लो अभी रुका हुआ है, तो ए जो है ए बी के रिस्पेक्ट में हर सेकंड अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे। ए बी के रिस्पेक्ट में हर सेकंड अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे, तो इसका मतलब क्या है कि वो मोशन में है, पहली बात। दूसरी बात, देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अब सपोज करो एक पर्सन यहाँ पर है और यहाँ पर एक बाइक है, बाइक आगे की तरफ जा रही, बाइक के ऊपर 2 लोग बैठे हुए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब देखो बाइक आगे जा रही, तो बाइक वाला जो है क्या वो मोशन में है? हाँ, मोशन में है। क्यों? क्योंकि उसके सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी पेड़ पौधे, घर, जो भी लोग खड़े हुए हैं, एक्स वाई, जो भी मतलब जो भी बंदा खड़ा हुआ है, जो भी बिल्डिंग है या कुछ भी है, तो ये जब बाइक वाला जो है हर सेकंड अपनी पोजीशन को उनके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में चेंज करता रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। चलो, मतलब ए के लिए बी और सी या बाइक वाला क्या मोशन में है? सोचो। हाँ है। क्यों? क्योंकि ए वाला यहीं पर है और बी, ये जो बाइक पर 2 लोग बैठे हुए हैं, ये हर सेकंड अपनी पोजीशन को चेंज करते रहे। जैसे सपोज करो आप रोड के साइड में खड़े हुए और आपके सामने से बाइक वाला जा रहा है, तो क्या बाइक वाला मोशन में है? हाँ है। क्यों? क्योंकि वो देखो, वो हर सेकंड क्या कर रहा है, जो भी उसके आसपास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो इसका मतलब वो मोशन में है। तो यहाँ से क्या बात सीखनी है कि कोई ऑब्जेक्ट कब मोशन में होता है? जब वो अपने आसपास, यानी कि आसपास को हम बोलेंगे आज के बाद हम बोलेंगे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। सपोज करो स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड के साथ बाइक में जा रहे हो, ठीक है, बाइक चल रही है, तो क्या आपकी बाइक, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या आप और आपकी बाइक मोशन में है? मोशन में कोई चीज़ है या नहीं, इसके लिए दिमाग में क्या चलना चाहिए कि क्या वो आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही है, नहीं कर रही? हाँ कर रही है। आपकी बाइक चल रही है तो धीरे 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 एवरी सेकंड आप अपनी पोजीशन को आपके आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में आप चेंज करते जा रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो? मोशन में हो। अब दूसरी बात, आपका फ्रेंड बाइक चला रहा, आप पीछे बैठे, ठीक है, क्या आपके लिए
आपका फ्रेंड मोशन में है? सोचो, मोशन में होने के लिए क्या ज़रूरी था कि आसपास के ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंज करना। अब क्या आप, जो आपका फ्रेंड बाइक चला रहा है, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हो? नहीं। आप तो मतलब ये कांस्टेंट प्लेस पे बैठे हुए हो ना, और आपका फ्रेंड भी एक फिक्स प्लेस पे बैठा हुआ है, मतलब आप लोगों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। भले ही सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हो, मतलब मोशन में नहीं हो। मोशन में नहीं हो तो मतलब रेस्ट पे हो। और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, पेड़ पौधे, बिल्डिंग या रोड साइड जो भी लोग खड़े हुए हैं, उन सब के लिए आप मोशन में हो, लेकिन आप एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, एक ही जगह पर बैठे हुए दोनों। और दूसरा, लेकिन आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर करना, फिर आपको पता लगेगा मोशन क्या होता है और क्या नहीं होता। एक बस चल रही है, आप बस में बैठे हुए हो। एक बस चल रही है, आप बस में बैठे हुए हो। क्या आप मोशन में हो? क्या आप मोशन में हो? अभी ये आधा सवाल है। पूरा सवाल ये है कि क्या आप मोशन में हो बस के बाहर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में। फिर आप सोचो, बस चल रही है और देखो, जब बस चलती है तो सभी ऑब्जेक्ट्स पीछे 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 छूटते जाते हैं, तो इसका मतलब बाहर से जो भी ऑब्जेक्ट है उनके रिस्पेक्ट में आपकी बस की पोजीशन चेंज होती जा रही है, मतलब आपकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो, आप मोशन में हो। किनके लिए? जो बाहर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। दूसरी बात, अब जो आपके साथ वाली सीट पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, क्या आप उसके लिए मोशन में हो? मोशन की डेफिनेशन को याद करो। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता रहता है तो वो मोशन में होता है। तो अब आपका जो को पैसेंजर है उसके रिस्पेक्ट में क्या आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। 5 मिनट पहले भी वो आपके साथ बैठा हुआ था, 10 मिनट बाद भी वो आपके साथ में बैठा हुआ है। तो मतलब देखो, आप बाहर वाले लोगों के लिए क्या हो? मोशन में, लेकिन अपने साथ बैठे हुए को पैसेंजर के लिए क्या हो? रेस्ट में। तो इस बात का ध्यान रखना कि मोशन को कहाँ से एनालाइज किया जा रहा है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम सम अप करते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन, when an object changes its position continuously with respect to surrounding objects, then we say that object is in motion. तो मैं ये आपके लिए लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो प्यारे बच्चों, मोशन की डेफिनेशन क्या है? when an object changes its position continuously with respect to surrounding objects, then we say that object is in motion। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। यदि ऐसा नहीं हो रहा, मतलब वो अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो क्या है? रेस्ट पे है। WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू। तो ये मोशन की डेफिनेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिख लिया? ठीक है। अब इसे मैं रब करने जा रहा हूँ। अगला टॉपिक जो रहेगा स्टूडेंट्स हमारा, वो क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ मोशन। इतनी लंबी डिस्कशन के बाद मोशन के बारे में आपको क्या समझ आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता रहता है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। अब अगला टॉपिक है मोशन के टाइप्स। देखो स्टूडेंट्स, मोशन दो तरह का होता है। पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 1 सेकंड में समझ आ जाएगा, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए ध्यान दे देना। ये एक ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। शुरू में क्या है? ये रुका हुआ है। अब इसने चलना स्टार्ट किया।
अब चलना स्टार्ट किया। देखो स्टूडेंट्स, जब भी जिस समय पर किसी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते हैं हम अपने टाइम को वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब टाइम क्या हो गया, 0। अभी टाइम कितना हुआ, 0। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने इस एक्सपेरिमेंट को सपोज कर लो, ये जो मैं काम कर रहा था इसको मैंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था। तो जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है, हालांकि उस समय 4 बज रहे थे, तो हमें 4 नहीं लेना, t=0। टी का मतलब होता है टाइम यानी 0 सेकेंड। वहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट हो गया। अब अपने घर से स्कूल के लिए चले तो टाइम भले ही घड़ी में 8:15 हो रहा है, लेकिन नहीं, आपका टाइम कितना हुआ, t=0 सेकेंड। अब यहाँ से चलते 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 सपोज वहाँ पर आप स्कूल पहुँचे, आपने जाकर देखा स्कूल की क्लॉक में 8:30 हो रहे हैं, तो टाइम कितना हो गया स्टूडेंट्स, 8:30 नहीं, t0 पर स्टार्ट किया था आपने, कितने मिनट लगे, 15 मिनट, तो t=15 मिनट। इस तरह से हम टाइम को देखा करते हैं। शुरू में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, यानी कि जब हमने इसे देखना शुरू किया टाइम कितना हो गया, 0। अब हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगी। 1 सेकेंड बीता, t=1 सेकेंड। अगला सेकेंड बीता, t=2 सेकेंड। देन t=3 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड बीत गया, फिर 1 सेकेंड बीत गया, यहाँ से कितने सेकेंड बीत के, 2 सेकेंड, यहाँ से कितने सेकेंड बीत के, 3 सेकेंड। तो जब हमने उसे देखना स्टार्ट किया तो इस ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट कर दिया। तो t=0 से t=1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड में हमने देखा ये 5 मीटर चला। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक देखा, दोबारा देखा 5 मीटर चला। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक देखा, दोबारा से फिर हमने देखा तो ये 5 मीटर चला। यहाँ से स्टूडेंट्स क्या कंक्लूजन नज़र आ रहा है कि ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड तक कितना टाइम बीता, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक कितना टाइम बीता, 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक कितना टाइम बीता, 1 सेकेंड। 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड =1 सेकेंड। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हर 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। यानी कि हर सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड मतलब कितना, वैल्यू कितनी है उसकी, 5 है, 5 इज़ मैग्नीट्यूड। तो हर सेकंड में वो 5 चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यानी यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, यहाँ से आप इस बात को समराइज कर सकते हो। यदि ऑब्जेक्ट हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, यदि ऑब्जेक्ट हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस में है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की आप अपने आप से सोच के आंसर करने की कोशिश करो। सेम यही केस था, पहले सेकंड वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड 15 मीटर किया और थर्ड सेकंड उसने 25 मीटर किया। तो फर्स्ट सेकंड में वो कितना चला, 5 मीटर। फिर अगला जो 1 सेकंड आया मतलब सेकंड आया, उसमें कितना चला वो, 15 मीटर। फिर जो थर्ड सेकंड मतलब सेकंड और थर्ड सेकंड के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 सेकंड। यहाँ से देखेंगे तो बन जाएगा थर्ड सेकंड। देखो स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि कुल 3 सेकंड में वो 25 मीटर चला, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो 3 सेकंड में 25 मीटर चला। समझने की कोशिश करो, इन 3 सेकंड और इन थर्ड सेकंड, इन दोनों बातों में फ़र्क है। थर्ड सेकंड मतलब कि वो 2 सेकंड के बाद जो 1 सेकंड आया उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो बनेगा थर्ड सेकंड। इन 3 सेकंड का मतलब जब से वो स्टार्ट हुआ 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक, इस बीच में वो कितना चला, तो वो बनेगा इन 3 सेकंड। समझ गए ना बात। सपोज करो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप खाना खा रहे हो, आपको खाना खाने में 5 मिनट लगे, मैं आपसे पूछूं 3 मिनट 10 सेकंड पे आपने कितना खाना खा लिया था। अब पर्टिकुलर उस टाइम के अंदर भी मैंने एक स्पेसिफिक टाइम पर बात कर ली, तो वो क्या बन गया, एक पर्टिकुलर टाइम बन गया। तो इस तरह से कंप्लीट क्या था कि आपने 5 मिनट में खाना खाया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि 3 मिनट 10 सेकंड पर आप कितना खाना खा चुके थे। तो अब मतलब कि उस जो भी आप काम कर रहे थे, उस काम पूरे काम की बजाय, पूरा काम जो था मैं उसकी बात ना करते हुए उस पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपने क्या किया, तो वो क्या बन जाएगा, थर्ड सेकंड या सेकंड। और
5 मिनट क्या किया आपने, खाना खाया, इन 5 मिनट, मतलब पूरे टाइम में क्या किया वो बन जाएगा इन दैट टाइम, और पर्टिकुलर टाइम पर पूछूंगा तो वो बन जाएगा इन 3rd सेकेंड। तो 3rd सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितना चला, 25 मीटर। 3 सेकेंड में कितना चला वो, आंसर करो, 25 और 15 40 और 5 45। तो इन 3 सेकेंड में कितना चला, इन 3 सेकेंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 45 मीटर। बट इन 3rd सेकेंड उसने कितना किया, 25 मीटर। चलो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के मोशन के अंदर वो बात नहीं चलेगी, वो मैंने वैसे समझाने के लिए बता दिया। यूनिफॉर्म मोशन आपको पता लग गया था क्या होता है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता है तो हम क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। यदि वही ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल यानी 1 सेकेंड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब आपको मोशन और इसके टाइप का पता लगा, फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं कि मोशन क्या होता है और उसके टाइप्स। तो स्टूडेंट्स फटाफट से बोलो, मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स देन वी से ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े, इसकी फर्स्ट टाइप क्या थी, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या हुआ था, बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, आप लिख लेना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी से ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा मैंने बताया, 1st सेकंड में भी वो कितना चला, 5 मीटर चला, 2nd सेकंड में भी कितना चला, 5 मीटर, 3rd सेकंड में भी कितना चला, 5 मीटर। फिर दूसरा जो मोशन की टाइप थी वो क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म। दूसरी क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में, जैसे पहले सेकंड में वो 5 मीटर चला, दूसरे सेकंड में वो कितना चला, 10 मीटर, तीसरे सेकंड में वो फिर कितना चला, 7 मीटर। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम क्या बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, वो उसका जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ तक की कहानी को फटाफट से एक बार हिंदी में समराइज कर लेते हैं। मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कॉन्टीन्यूसली चेंज करता रहता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फिर हमने मोशन के टाइप्स देखे, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को कवर करता है तब हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम क्या बोल देते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। हालांकि 2 छोटी छोटी डेफिनेशन बताकर भी इस बात को ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको ये बात डेप्थ तक समझ आए। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमने अगला टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ डिस्टेंस। हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अभी डेफिनेशन लिख दूंगा, छोटी सी डेफिनेशन है, आसान सी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप डेफिनेशन याद रखो। मैं जो चाहता हूँ वो मैं सामने लिख रहा हूँ, आप बस उसे याद रखना। इसका मतलब, इसका किसका, डिस्टेंस का मतलब। डिस्टेंस का मतलब क्या, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, कोई ऑब्जेक्ट कितना चला। हमें नहीं वो लेफ़्ट में चला, हमें कुछ नहीं लेना देना कि वो लेफ़्ट में चला, वो राइट में चला, वो ऊपर चला, वो नीचे चला, वो डोंट केयर। बस हमें ये देखना है कि वो टोटल कितना चला। कोई ऑब्जेक्ट जितना भी चला, याद रखना, डेफिनेशन अभी लिखूंगा सिंपल सी है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। न्यूमेरिकल इसी बात से सॉल्व होंगे। क्या याद रखना है दिमाग के अंदर, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जितना भी चला वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये मान लो किसी का घर है, होम, यहाँ से बंदा चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मार्केट गया, घर से मार्केट थी 10 किलोमीटर, ठीक है। मार्केट से वो अपने फ्रेंड के घर गया, मार्केट से वो फ्रेंड के घर गया, फ्रेंड का घर था 5 किलोमीटर, ठीक है। फ्रेंड के घर से वो कहाँ गया, फ्रेंड के घर से पार्क में चला गया, चलो
काम होगा कुछ ज़रूरी। 5 किलोमीटर, यहाँ से पार्क था 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर पार्क के बाद वो कहाँ गया, पार्क के बाद वो मान लो रेस्टोरेंट चला गया। कहाँ चला गया, रेस्टोरेंट चला गया। रेस्टोरेंट था 10 किलोमीटर, ठीक है। एक बंदा घर से स्टार्ट हुआ, मार्केट गया, घर से मार्केट का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, मार्केट से दोस्त के पास गया 5 किलोमीटर, दोस्त के बाद पार्क भी चला गया, मिलना होगा किसी से 2 किलोमीटर, पार्क के बाद फिर वो रेस्टोरेंट चला गया। पार्क और रेस्टोरेंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। अब सवाल ये है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सवाल क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस की डेफिनेशन याद करो दोबारा से, जो मैंने बोली हिंदी वाली। कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जितना भी चला वो क्या होता है, डिस्टेंस। आओ देखते हैं कितना चला। घर से मार्केट कितना चला, 10 किलोमीटर, यहाँ कहीं लिख लेते हैं खोपचे में। ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर। मार्केट से फ्रेंड के घर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला। फ्रेंड से पार्क कितना है, 2 किलोमीटर। पार्क से रेस्टोरेंट कितना है, 10 किलोमीटर। अब इतना ही चला ना वो ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला था, कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, देखो इतना ही तो चला। इस सब को सम कर दो, इन सब का टोटल कर दो, ये क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस। यानी 10 10 20 और 5 25 और 2 27 27 किलोमीटर। यानी उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 27 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। क्या याद रखना है, मुझे डेफिनेशन से कुछ नहीं लेना देना, मुझे बस ये बात से लेना देना है कि तुम्हारे दिमाग में डिस्टेंस का क्या मतलब है। डिस्टेंस का आज के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या मतलब रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट कितना भी चला, जितना चला उसका टोटल कर दो, दैट्स इट। वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। अब इसके डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, पेपर में तो लिखनी पड़ेगी ना डेफिनेशन। बस दिमाग में क्या रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, जितना भी वो चला वो क्या बन गया, डिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन जो है, इट इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखो स्टूडेंट्स, हर किसी का एक सिंबल होता है। सिंबल का मतलब, जैसे कि सपोज करो आपने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा होगा, छोटी क्लासों को तो मैंने पढ़ाया नहीं। चलो देखो, जैसे कि मैं ये बोलूँ आपको डिस्टेंस को रिप्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए ना सिंबल बने होते हैं। बार बार मैं इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं लिखूँगा, इसको हम स्मॉल एस लिख दिया करेंगे। स्मॉल एस का मतलब क्या है, डिस्टेंस। मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस लिखने की बजाय हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, और डिस्टेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा, स्मॉल एस। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज़ डिनोटेड निक नेम समझ लो। जैसे अपना विराट कोहली है, उसे क्या बोलते हैं, चीकू बोलते हैं ना। तो ऐसे ही डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, स्मॉल एस। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब सपोज करो आप दुकानदार के पास गए, आपने दुकानदार को बोला मुझे आटा दे दो। दुकानदार बोलेगा कितना, तो आप क्या बोलोगे, 2, साथ में क्या लगाओगे, 2 के साथ में कुछ बोलोगे ना। आप बोलोगे 2 kg दे दो बोलोगे, या 2 मीटर बोलोगे, kg बोलोगे, या आप बोलोगे 5 kg दे दो। मतलब जब आप कुछ सामान लेने के लिए गए, आटा लेने के लिए गए, तो आपने उसको पहले तो ये बताया कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू बताई। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 2 3 4 5 आपने ये बताया। फिर साथ में आपने यूनिट बताए, इसे यूनिट बोलते हैं। kg क्या है, यूनिट। kg क्या है, यूनिट, कि इतने kg मुझे चाहिए। ऐसे ही स्टूडेंट जो डिस्टेंस को मेज़र किया जाएगा, डिस्टेंस को मेज़र किया जाएगा हमारे न्यूमेरिकल्स में मीटर में मेज़र किया जाएगा। तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। मीटर को स्मॉल m से लिखा जाता है। मतलब अगर हम बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट 500, मैं ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्टेंस बताना चाहता हूँ। सपोज करो ऑब्जेक्ट इतना चला और मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस है, तो आप क्या लगाओगे साथ में, 500 kg नहीं, मीटर। मतलब डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर। डिस्टेंस को किस में मेज़र किया जा रहा, मीटर में किया जा रहा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक बात देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, SI यूनिट। ये क्या है, SI। आपको अभी समझना पड़ेगा इस बात को, हालांकि बिना समझे भी चल जाएगा, लेकिन समझ लो, बड़ी क्लासों में हेल्प रहेगी। SI का मतलब क्या होता है, देखो अब एक एक्सपेरिमेंट है इंडिया में एक साइंटिस्ट ने किया, एक एक्सपेरिमेंट है अमेरिका में एक साइंटिस्ट ने किया, एक एक्सपेरिमेंट है कनाडा में एक साइंटिस्ट ने किया। तो क्या है,
जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट ने हर चीज़ को मेज़र करने के लिए ना कॉमन पैरामीटर डिसाइड किए हुए हैं ताकि उनकी कैलकुलेशन सेम आए। सपोज करो इंडिया में कोई साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करता है, वो डिस्टेंस को मान लेता है 10 किलोमीटर। अमेरिका में कोई करता है, वो किलोमीटर में ना मानकर मीटर में मान लेता है। तो ऑफकोर्स आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो उसका 10 किलोमीटर कितना बन जाएगा, 10,000 मीटर के बराबर। कनाडा वाला है वो सेंटीमीटर में करता है, तो फिर क्या हो जाएगा 1,00,000 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है, इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट किया करेंगे तो जिस भी क्वांटिटी को मेज़र किया करेंगे हम उसके लिए कॉमन यूनिट का इस्तेमाल किया करेंगे। उन्हीं कॉमन यूनिट को डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक अपना इंटरनेशनल यूनिट बना रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, और इसे SI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अपनी स्टडी में मोस्टली SI यूनिट का ही इस्तेमाल किया करते हैं। तो डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, मीटर। हालांकि डिस्टेंस को हम किलोमीटर में भी मेज़र करते हैं। जैसे कि सपोज करो दिल्ली से मुंबई कितना है, 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर जितना भी है, तो हमने वहाँ क्या बोला, किलोमीटर बोल सकते हैं। लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे या कोई जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करेगा वो किलोमीटर में मेज़र नहीं करेगा, वो किस में करेगा, मीटर में। तो हम इसे क्या बोलते हैं, SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो डिस्टेंस के SI यूनिट क्या है, मीटर, डिनोटेड बाय S, और ये है क्या, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेकिन आपके भेजे में, आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, कोई ऑब्जेक्ट जितना भी चला वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ डिस्टेंस तक की कहानी क्लियर हुई, वेरी गुड। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। इसके बाद हम अगली फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। जो अगला टॉपिक हमारे को पढ़ना है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके बाद हम 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे और लेक्चर को ऑफ कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट, देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैं मोशन का आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, 5 से 6 लेक्चर बनाऊंगा इसके, और उन 5 से 6 लेक्चर में सब कुछ ही कवर करूँगा, सब कुछ डेप्थ तक हर टॉपिक को कवर करूँगा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी चीज़ें अभी आपको बताई जा सकती हैं और बड़ी क्लासेस में आपके काम आएंगी, वो मैं सबकी सब आपको अभी के अभी बताने की कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना, डरना मत कि 1 घंटे का लेक्चर है, 4-5 घंटे में चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, देखो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक पर्सन है, वो A से स्टार्ट हुआ, B पर पहुंचा, ये डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से B से वो पॉइंट C पर गया 5 किलोमीटर, C से वो पॉइंट D पर आया, जो कि है कितना, ये मान लो ये भी कितना है, ये 5 किलोमीटर है। और C से D पर वो आया 2 किलोमीटर, और D से वो वापस पहुंचा E पर, ठीक है। ये कितना है, यहाँ ये 5, तो ये भी 5 किलोमीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या है, वो कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट का नाम दे दिया E। अब इससे पहले जो मैं अभी इतनी देर से मैं बोल रहा था कि डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इस पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मुझे बताओ। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, जितना भी चला वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। पहले ऑब्जेक्ट A से B तक गया, कितना, 5 किलोमीटर। फिर B से C तक आया 5, लिखते चलते हैं, 5। फिर C से D पे गया कितना, 2। फिर D से E पर गया कितना, 5। तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट कितना चलिए, 5, 10, 12, 17 किलोमीटर। उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, 17 किलोमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपसे पूछूं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, A, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, A, और फाइनल पॉइंट क्या है, जहाँ पर उसने अपनी जर्नी को ख़त्म किया, दैट इज़ E। फाइनल पॉइंट यानी यहाँ आके रुक गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ से जर्नी को स्टार्ट किया जाए। फाइनल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर जर्नी को स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, A, फाइनल पॉइंट क्या है, E। तो देखो स्टूडेंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ आई बात।
डिस्टेंस में क्या था, कोई ऑब्जेक्ट कितना भी चला, खत्म बात, उसका टोटल कर दो, वो क्या बन गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने अपनी जर्नी की स्टार्ट कहाँ से किया, जहाँ से वो स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वो जितना मर्जी घूमा फिरा हो, हमें कुछ नहीं लेना देना। फाइनल पॉइंट देखो कि वो कहाँ कर रुक गया। फिर देखो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिर जहाँ पर वो रुका फाइनल पॉइंट, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उनके बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस होगा, वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था A, फाइनल पॉइंट क्या है E, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, A से लेकर E तक, A से लेकर E तक जो डिस्टेंस बनेगा वही क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस का मतलब क्या, वो जितना भी चला वो सबका सब डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगी कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड में सारा काम खत्म करने के बाद जहाँ पर रुका, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट देख लो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लो और फिर फाइनल पॉइंट पकड़ लो, बीच से हमें कुछ भी नहीं लेना देना, वो जहाँ मर्जी जाए हमें कुछ नहीं लेना देना। देखो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ और फाइनल पॉइंट देखो कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ो और फाइनल पॉइंट को पकड़ो, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको मेजर कर लो, वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो ये पूरा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से लेकर B तक 5 किलोमीटर है, ठीक है 5 किलोमीटर, चलो। और यहाँ से लेकर C से लेकर D तक कितना है, 2 किलोमीटर, यानी B से लेकर E तक कितना हुआ, 2 किलोमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें A से E तक चाहिए, यानी कि इस पूरे में से इसको माइनस कर दूँ तो मुझे ये डिफरेंस मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इस पूरे में से यहाँ से लेकर A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर है और E से लेकर B तक का 2 किलोमीटर है। यदि मैं इस पूरे में से इतने को माइनस कर दूंगा, जैसे ये A से लेकर देखो बच्चों कितना था, B था और 5 किलोमीटर, फिर E यहाँ पर है कहीं पर, और E से लेकर B तक कितना है, 2 किलोमीटर। ये मुझे कैसे पता लगा, सामने देखा 2 किलोमीटर था, तो ये भी कितना होगा, 2 किलोमीटर। अब देखो, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो सिर्फ A से लेकर E तक चाहिए। अब मैं यदि इस पूरे में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में से इतने वाले पोर्शन को काट दूँ तो मेरे पास इतना पोर्शन बच जाएगा। तो यानी इस पूरे की लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर, और इतनी लेंथ कितनी है, 2 किलोमीटर। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 3 किलोमीटर। और डिस्टेंस देखो कितना था, 17 किलोमीटर। बात समझ में आ रही। डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों आप क्या करो, आप उसका फाइनल पॉइंट पकड़ लो, सॉरी इनिशियल पॉइंट पकड़ लो। इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, फिर फाइनल पॉइंट पकड़ लो। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको मेज़र कर लो, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन आपने अपने दिमाग में डिस्टेंस की बात हो या डिस्प्लेसमेंट की बात हो, आपने अपने यहाँ पे गर्मी बहुत है इसलिए पानी पीना पड़ रहा है बार बार। देखो बच्चों, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, इन दोनों बातों को आपने अपने दिमाग में क्या पॉइंट अपने दिमाग में बिठाकर चलना है। डिस्टेंस का मतलब क्या, बोलो मेरे साथ, पॉज करो और बोलो। डिस्टेंस का मतलब कोई ऑब्जेक्ट जितना भी चला उस सबको टोटल कर दो, वो क्या बन गया, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या, जहाँ से स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लो, जहाँ मर्जी घूम फिर कर आए, मुझे कुछ नहीं लेना देना, जो मर्जी करके मारपीट के आए, किसी को खेल कूद के आए, जो मर्जी करे। फिर देखो वो रुका कहाँ पर, फिर स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था और जहाँ पे वो फाइनल रुका हुआ है, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको मेज़र कर लेना, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको लिख भी लेते हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन को ऐसे लिखा करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग को और अच्छा फिजिक्स की भाषा में वर्ड है उससे लिखो इनिशियल स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे हमने डिस्टेंस को किससे लिखा था, एस से लिखा था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम लिखते हैं एस, उसके ऊपर वेक्टर। ये वेक्टर क्या होता है आपको थोड़ी देर के बाद मैं बता दूंगा। अभी के आपके सिलेबस में स्केलर और वेक्टर को इतना मैटर नहीं किया जाएगा, तो आप बस ये समझ कर चल लो कि एस है, एस के ऊपर आपको एरो लगा देना है। और इस एरो का क्या मतलब होता है, एरो का मतलब होता है वेक्टर। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप कंफ्यूज मत हो। बस
अगर खाली एस लिखा हुआ है तो वो डिस्टेंस है, उसके ऊपर एरो का निशान लगाया हुआ है तो वो डिस्प्लेसमेंट है। हालांकि आपके सिलेबस में डिस्प्लेसमेंट को भी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत फ़र्क होता है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो यहाँ से आपको पता लगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। और इसके भी एसआई यूनिट क्या होते हैं, डिस्टेंस के एसआई यूनिट क्या थे, बोलो। एसआई यूनिट किसके, ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। मीटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। मीटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई बच्चों आपको। मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब इस पर बेस्ड हम 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे और आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम किसको पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ेंगे कल। फिर हम नेक्स्ट डे एक्सेलरेशन को कवर कर लेंगे। तो 4-5 दिन का लेक्चर ये है, आप इत्मीनान के साथ इन वीडियोस को देखो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बताना ही भूल गया, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल बटन है उसको भी दबा देना। और यदि आपको वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ आ रहा है और आपको भी लगता है कि दूसरों को भी ये वीडियो देखने चाहिए, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है।